हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीड एनसीईआरटी फिजिक्स विद शिवम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, करंट को मेज़र करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। Current and voltages in circuit have been discussed extensively in chapter 3. But how do we measure them? How do we claim that current in a circuit is 1.5 ampere or the voltage drop across a resistor is 1.2 volts? तो चैप्टर 3 में हमने करेंट्स और वोल्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ओके, लेकिन हम उन्हें मेज़र कैसे करेंगे? करंट को और वोल्टेजेस को हम मेज़र कैसे करेंगे? कैसे हम पता करेंगे कि करंट सर्किट में 1.5 एम्पियर है या वोल्टेज कितना है, 1.2 वोल्ट्स है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, फिगर 4.24 exhibits a very useful instrument for this purpose, the moving coil galvanometer. Diagram MCG इसका abbreviation है and you can see the diagram here. This is the diagram of a moving coil galvanometer. अभी इसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले देखो इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। सबसे पहले ही बात क्या आएगी? प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस whose principle can be understood on the basis of our discussion in section 4.10. और वो सेक्शन क्या था? वो था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या करता है? उसमें टॉर्क एक्ट होता है। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? जब हम करंट कैरिंग कॉइल को, करंट कैरिंग लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें एक टॉर्क एक्ट होगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन की। द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विद मेनी टर्न्स फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, जो कॉइल होगा, ये रहा हमारा कॉइल। देयर आर सो मेनी टर्न्स, देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा क्यों है? तो देखो, बिकॉज जो टॉर्क एक्ट होगा एक करंट कैरिंग कॉइल है ना मैग्नेटिक फील्ड में, वो उसका फॉर्मूला क्या था? NIA B sin थीटा, जिसमें हमारा ये n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लिए वो रेडियल लिए। तो देखोगे रेडियल कैसे लिए? कुछ इस तरह से, जो हमने मैग्नेट को कुछ इस शेप में कट किया, सिलेंड्रिकल शेप में। ये टॉप व्यू है। ठीक है, 3D में अगर आपको देखोगे तो एक मैं एनिमेशन वीडियो का लिंक डाल दूंगा इसका। ठीक है, उसमें आप बेटर तरीके से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो सिलेंड्रिकल है। ओके, सो इससे हमें कैसे मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी कुछ ऐसे। इसका बेनिफिट क्या होगा? अभी इस बात को आप वैसे आगे समझेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? NIA B sin थीटा। तो साइन थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या चाह रहे हैं? जो टॉर्क है वो मैक्सिमम एक्ट हो। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? हर पॉइंट पे मैक्सिमम हो। ठीक है, तो देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अभी अलग अलग शेप में अगर ये टॉर्क रेडियल नहीं होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब हमने रेक्टेंगुलर कॉइल की बात की थी, तो थीटा पे डिपेंड कर रहा था टॉर्क, है ना। थीटा जब 0 था, साइन 0, तब मिनिमम टॉर्क, और थीटा जब 90 है तो मैक्सिमम टॉर्क। यानी कि थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। और इसी थीटा की डिपेंडेंस को हम रिमूव कर देंगे बाय टेकिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो अब जिससे कॉइल यहाँ है ना, तो एरिया वेक्टर कहाँ है? ये रहा एरिया वेक्टर इसका कॉइल का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी देखो अभी कहाँ है? ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो 90 डिग्री बन रहा है। अब सपोज ये कॉइल रोटेट करता है यहाँ पर और इधर आ जाता है। ठीक है, तब ये रहा एरिया वेक्टर, तब ये हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तब ये। ओके, सो तब भी क्या होगा? 90 डिग्री रहेगा। यानी कि हर एक पॉइंट पे जहाँ भी रोटेट करे ये, जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना रहेगा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता रहेगा। ठीक है, थीटा के चेंज होने पे टॉर्क चेंज नहीं होगा, टॉर्क मैक्सिमम में रहेगा। ओके, इसीलिए हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ इसके बाद तो आगे देखते हैं फिर। देयर इज़ अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर विच नॉट ओनली मेक द फील्ड रेडियल बट ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमने यहाँ पर इसमें वाउंड किया है, सॉफ्ट आयरन कोर में से वाउंड किया है ना, या सॉफ्ट आयरन कोर में इस कॉइल को लिया है। तो इसका एक और बेनिफिट क्या है कि इससे क्या होगा? जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी सॉफ्ट आयरन कोर से। ओके, नाउ इसके बाद, ओके, व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल द टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, दिस टॉर्क इज गिवन बना, ये देखा था हमने। अब देखो साइन थीटा 90 हो गया, साइन 90 कितना हो गया? 1, क्योंकि हमने क्या ले लिया है? ये 90 कैसे हुआ? बिकॉज बी और ए के बीच में एंगल कितना है?
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिए। तो टॉर्क कितना होगा हमेशा, एन आई ए बी, ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट इन द कॉइल, ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ where the symbol have their usual meaning. Since the field is radial by design, we have taken sin theta is equal to 1 in the above expression for the torque. ठीक है, ये मैंने आपको अभी क्लियर किया। द मैग्नेटिक टॉर्क एन आई ए बी टेंड टू रोटेट द कॉइल। ठीक है, और ये टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट कराएगा। ठीक है, इस कॉइल को ये रोटेट कराएगा, ये टॉर्क एक्ट हो रहा है जो इस पर। ठीक है, कॉइल रोटेट करेगा इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। नाउ spring SP provides a counter torque K phi that balances the magnetic torque NIAB resulting in a steady angular deflection phi। तो देखो, जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा कॉइल। ओके, कुछ इस तरह से। और इसके साथ क्या अटैच है, एक पॉइंटर भी अटैच है। ठीक है, जिसमें हमने स्केल में ले लिया, इसे कैलिब्रेट कर लिया। ओके, तो जैसे ये मूव करता है कॉइल, ये पॉइंटर भी मूव करेगा। लेकिन हमने क्या किया, एक स्प्रिंग भी अटैच किया SP। ठीक है, 3D व्यू में देखोगे आप तो बेटर तरीके से समझ पाएगा स्प्रिंग कैसा है ये। ठीक है, इस पिवट पॉइंट से स्प्रिंग ले लिया है, तो जैसे ये मूव करता है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, काउंटर टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो फर्दर इस टॉर्क के मोशन को इसको इतना ही मूव करने देगा। ठीक है, इसके आगे फर्दर मूव नहीं करने देगा। जो स्प्रिंग जो रोटेट हो गई है, ट्विस्ट हो गई है बेसिकली, है ना, तो उसमें क्या डेवलप हो गया, एक काउंटर टॉर्क के फाई। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो के फाई डेवलप हुआ, काउंटर टॉर्क। देखो के फाई के बारे में देखते हैं अब। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, है ना, जहाँ यहाँ पर क्या हो गया, जैसे इस पॉइंट पे इतना इसके आगे फर्दर रोटेट नहीं हो पाया, क्यों, रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से, काउंटर टॉर्क की वजह से। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो टॉर्क एक्ट हो रहा है इस कॉइल पे, ठीक है, वो इक्वल हो गए। तो के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी। अब के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। कहने का मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री में कितना के टॉर्क डेवलप हुआ, तो फाई एंगल पे कितना डेवलप होगा, के फाई। ठीक है, तो के क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, ये के का मतलब ये, और फाई में के फाई टॉर्क डेवलप होगा, और ये इस टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। नाउ द डिफ्लेक्शन फाई इज इंडिकेटेड बाय ऑन द स्केल बाय अ पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग। और ना, और ये कितना डेवलप होगा, कितना ट्विस्ट आएगा, कितना एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, वो इस पॉइंटर से शो हो जाएगा, जो स्केल पे हमें डिफ्लेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, नाउ द डिफ्लेक्शन फाई एंड फाई इज इक्वल टू, तो देखो फाई क्या आ जाएगा यहाँ से, इस इक्वेशन से, फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के। ठीक है, द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई आई पर डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू पे। देखो, नंबर ऑफ टर्न फिक्स कर देंगे हम, एरिया फिक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर देंगे, के जो उसका टॉर्सनल कांस्टेंट है फिक्स होगा। तो जो फाई होगा, ठीक है, कितना एंगल डिफ्लेक्शन आएगा, कितना पॉइंटर मूव करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, ये करंट पे डिपेंड करेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू को कौन इंडिकेट करेगा, कितना ये डिफ्लेक्शन है। ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन है, और जो स्केल में हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज इन नंबर ऑफ वेज। इट कैन बी यूज एज अ डिटेक्टर टू चेक इफ अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर को कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। ठीक है, डिफ्लेक्शन आएगा यानी कि करंट फ्लो कर रहा है। इसके अलावा वी हैव कम अक्रॉस दिस यूजेज इन द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट किया है, मीटर ब्रिज किया है ना, तो उसमें देखा था हमने, जब हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एक पॉइंट पे, है ना, मीटर ब्रिज के जो 1 मीटर वायर है इस पर रखेंगे, एक पॉइंट नल पॉइंट आएगा, तो वहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ पे आ जाएगा ना। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, तो नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है। इन दिस यूसेज द न्यूट्रल पोजिशन ऑफ द पॉइंटर व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इन द मिडल ऑफ द स्केल एंड नॉट एट द लेफ्ट हैंड एज शोन इन फिगर। तो देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब लेफ्ट साइड है ये पॉइंटर, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और अगर ये मूव करता है इधर तो हमें पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर को उस केस में यूज़ करते हैं, जब जैसे गैल्वेनोमीटर होता है तो पॉइंटर का सेंटर में, ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये न्यूट्रल पोजीशन है, और लेफ्ट राइट में मूव करेगा तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट में न्यूट्रल पोजीशन है और राइट में जाएगा तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस में ना। उसके बाद देखो, the galvanometer cannot as such be used as an ammeter to measure the value of the current in a given circuit. This is for two reasons. First, galvanometer is a very sensitive device. It gives a full scale deflection for a current of the order of microampere.
ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को हम क्या नहीं कर सकते, एज सच एमीटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है देखो, तो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव कहने का मतलब है कि बहुत छोटे करंट के लिए इसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा है, अभी उसको देखेंगे। कहने का मतलब बहुत छोटी वैल्यू करंट के लिए, माइक्रो एम्पियर करंट के लिए भी क्या दे देगा, फुल स्केल रिफ्लेक्शन दे देगा ये, है ना, पूरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो हाई करंट अगर फ्लो करेगा इसमें से, है ना, तो डैमेज हो सकता है ये। ओके। और दूसरा रीज़न देखो क्या है, फॉर मेजरिंग currents the galvanometer has to be connected in series and as it has large resistance this will change the value of the current in the circuit। ठीक है। और अगर हमें मेज़र करना है करंट तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर को? अगर इसे हम एज ए एमीटर मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, उसका रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई है तो क्या कर देगा, ये करंट की वैल्यू को डिस्टर्ब चेंज कर देगा, जो हम नहीं चाहते, है ना। हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेज़र करे। तो ये दो रीज़न की वजह से क्या करेंगे हम, एज सच गैल्वेनोमीटर को ऐसे सेम ऐसा नहीं यूज़ करेंगे एमीटर में, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हम करंट की वैल्यू मेजर कर सकें। मतलब एमीटर में चेंज करने के लिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी गैल्वेनोमीटर में। वो क्या है तो देखते हैं। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज वन अटैचेस a small resistance small rs called shunt resistance in parallel with the galvanometer coil so that most of the current passes through the shunt। ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, जैसे कि हम फिगर में दिया है, तो हम गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा देंगे, पैरेलल में शंट लगा देंगे, शंट रेजिस्टेंस। मतलब शंट रेजिस्टेंस का कहने का मतलब है कि ये इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। जो शंट है ये लो रेजिस्टेंस पाथ है, यहाँ से करंट बहुत इजीली फ्लो करेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ओके। तो हमने इसके पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, इससे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। कैसे कम हो जाएगा, हमने पता ना, जैसे अभी यहाँ पर किया भी है इसको ना, मैथमेटिकली आप देखोगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg, जो हाई रेजिस्टेंस है। ओके। और पैरेलल में कनेक्टेड है हमारा शंट, उसका रेजिस्टेंस Rs है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं हम नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा, मैं Rp लिख रहा हूँ। ठीक है। तो आपको पता रेसिप्रोकल होता है, तब इसको करा सॉल्व तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, Rg Rs अपॉन Rg प्लस Rs, है ना, यहाँ प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। ठीक है। ये आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने पे। अब देखो Rg Rs और Rg प्लस Rs की वैल्यू तो क्या है, देखो Rg प्लस Rs मैं बोल रहा हूँ Rs की वैल्यू बहुत कम है क्योंकि हमारा शंट रेजिस्टेंस बहुत कम वैल्यू का है। ठीक है। उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये ऑलमोस्ट Rg ही हो गया, है ना। नीचे वाला डिनोमिनेटर को देखोगे आप, है ना, Rg प्लस Rs, मतलब मैं बोल रहा हूँ 100 में 1 ऐड करो, है ना, तो ऑलमोस्ट 100 ही है वो। ठीक है। Rg से Rg कैंसिल हुआ, कितना आ गया, तो ऑलमोस्ट जो पूरा जो हमारा सेटअप है, मतलब शंट कनेक्ट करने पे रेजिस्टेंस किसकी इक्विवेलेंट बन गया, शंट रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है। ओके। समझ में आई होगी बात ये कि जो हमने शंट रेजिस्टेंस पहले में कनेक्ट किया तो इससे पूरा जिसका रेजिस्टेंस है बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट शंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हाई था। ओके। तो देखो, तो और दूसरी चीज़ देखो, एक और इससे और कैसे हम मेज़र करेंगे हम, तो अगर इसको मैं थोड़ा समझाऊँ आपको, तो देखो सपोज़ कैसे देखेंगे, सपोज़ हमारे पास क्या है, 100 करंट फ्लो कर रहा है, सपोज़ समझने के लिए 100 बोल रहा हूँ। तो सपोज़ 90 करंट, ओके, 90 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है क्योंकि शंट पाथ है ना, लो रेजिस्टेंस पाथ है, मैक्सिमम करंट यहाँ से पास कर जाएगा। ठीक है। ओनली 10 यहाँ से पास कर रहा है, 10 करंट। ओके। सो यहाँ से 10 पास करेगा, लेकिन मुझे पता चल जाएगा 10 पास हुआ यानी कि यहाँ पर 100 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। फिर से एक बार और, अगर सपोज़ यहाँ से 20 पास कर रहा है, ठीक है, 20 पास कर रहा है तो मैं समझ जाऊँगा यहाँ कितना करंट हो रहा होगा, टोटल करंट 200 है। ठीक है। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा, 30 करंट पास हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस से गैल्वेनोमीटर से, तो यहाँ पर 300 करंट होगा। ठीक है। 30 करंट तो 300 होगा इस रेशो में, है ना, मतलब 270 कहाँ से पास हो रहा होगा मेरा, शंट से। ओके। तो एक फ्रैक्शन में हमें आइडिया मिल जाएगा कि अगर इतना फ्रैक्शन पास हो रहा है तो टोटल करंट कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो यहाँ से पास होगा, इतना फ्रैक्शन हमें यहाँ से मिल रहा होगा। और दूसरा मैंने बताया आपको कि
जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। ओके नाउ इसके बाद देखो, तो वही मैंने आप अभी एक्सप्लेन किया आपको, इफ़ आर एस हैज स्मॉल वैल्यू इन रिलेशन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट आर सी, द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो स्मॉल एंड नेग्लिजिबल, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर है, तो मैंने जो शंट वाला है उसको ही समझाया, लेकिन इससे देखो क्या हुआ, द स्केल ऑफ दिस अमीटर इज कैलिब्रेटेड एंड ग्रेजुएटेड टू रीड ऑफ द करंट वैल्यू विद ईज, ठीक है। इसको हम कैलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है। वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, है ना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, करंट सेंसिटिविटी, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट करंट में, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट करंट में ना। अभी हमने फॉर्मूले देखे थे ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही आया ये, ओके। ये फाई कितना आया था जब हमने इसको रिस्टोरिंग टॉर्क को इस टॉर्क के इक्वल रखा था, फाई एन ए बी अपॉन के टाइम्स आई आया था। तो यहाँ से देखो आई नीचे ले गया तो क्या आ जाएगा, एन ए बी अपॉन के, ठीक है। सब आपको पता है एन ए क्या है, एन क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ओके। मतलब क्या है, करंट सेंसिटिविटी का कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, पर यूनिट करंट में, पर यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर की या किसी अमीटर की सेंसिटिविटी कब ज़्यादा मानी जाएगी, जब वो यूनिट करंट के लिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, है ना। सपोज दो अमीटर है मेरे पास, ठीक है, और एक अमीटर क्या कर रहा है, ओके 1 एम्पियर करंट के लिए, यूनिट करंट के लिए सपोज कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सपोज इतना, ठीक है। और इसमें कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये एंगल ज़्यादा है इसका, ठीक है। ये एंगल सपोज अभी समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री, ओके, और ये 80 डिग्री पर यूनिट करंट के लिए, तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इतना अच्छा एग्जांपल नहीं था बट आपको आइडिया लग गया कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ज़्यादा होगा किसमें, जो सेंसिटिव डिवाइस है ज़्यादा, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, ओके। नाउ तो इस पर किस पर डिपेंड करिएगा सेंसिटिविटी, देखो एन पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कितने, ओके। एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारी स्प्रिंग है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओके। नाउ या टॉर्सनल कांस्टेंट जो था हमारा, है ना, जो हमने पीछे डिफाइन किया था। तो कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को, तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वही लिखा है, अ कन्वीनियंट वे टू मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करके सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब कम करंट में भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, ओके। नाउ और लेकिन देखो, और के भी इंक्रीज करके क्या कर देंगे हम, के डिक्रीज करके, सॉरी, जो टॉर्सनल कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको डिक्रीज करके भी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। मतलब ऐसे स्प्रिंग लेंगे जिसकी करंट सेंसिटिविटी, नॉट करंट सेंसिटिविटी, टॉर्सनल कांस्टेंट क्या हो, कम हो, ठीक है। तो उससे भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। नाउ ओके, वी चूज गैल्वेनोमीटर हैविंग सेंसिटिविटीज ऑफ वैल्यू रिक्वायर्ड पर एक्सपेरिमेंट, है ना। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंट में, उस हिसाब से हम करंट सेंसिटिविटी चूज करेंगे, उस करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर चूज करेंगे, ओके। नाउ वोल्ट मीटर की बात करेंगे अब। द गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन सेक्शन ऑफ द सर्किट, फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद दैट सेक्शन ऑफ द सर्किट। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को ऐसा वोल्ट मीटर यूज करना चाहते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो क्या करेंगे हम, सर्किट के जहाँ भी हमें जैसे इस रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना, तो इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, इसके पैरेलल। अभी हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पे ऐसा वोल्ट मीटर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं कि ये क्या करे, ये कम से कम करंट ड्रॉ करे, इसमें से कम करंट, है ना, वही लिखा देखो। फर्दर इट मस्ट ड्रॉ अ वेरी स्मॉल करंट, अदरवाइज द वोल्टेज मेजरमेंट विल डिस्टर्ब द ओरिजिनल सेटअप बाय एन अमाउंट विच इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो दो चीज़ है, पहली बात तो पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका क्या हो, ये कम से कम करंट इसमें से ड्रॉ करे, ताकि वोल्टेज की वैल्यू करेक्ट वैल्यू दे वोल्टेज की, है ना। तभी तो वोल्टेज सेम आएगा जब कम से कम करंट ड्रॉ करेगा, ओके। सो अब कम से कम करंट कैसे ड्रॉ करेगा, अगर इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, है ना, या जो हमारा वोल्ट मीटर बनने वाला है इसका रेजिस्टेंस हाई रखेंगे, तब ये कम से कम करंट, मिनिमम करंट, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होता है रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट, तो मिनिमम करंट ड्रॉ करे, तो
तो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है, हम एक लार्ज रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। लार्ज रेजिस्टेंस, अमीटर में क्या किया था, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया था, स्मॉल रेजिस्टेंस था जो वैल्यू कम थी। इसमें पैरेलल में सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर देंगे, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका और ये कम से कम करंट ड्रॉ करेगा और एग्जैक्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट के अक्रॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो यही किया हमने, देखो तो लार्ज रेजिस्टेंस। ओके, देखते हैं यहाँ पर। ओके, यूजुअली ओके further it must draw a very small current, otherwise the voltage measurement will disturb the setup by an amount which is very large. Usually we like to keep the disturbance due to measuring device below 1%. To ensure this, a large resistance R, capital R, is connected in series with the galvanometer. This arrangement is symmetrically depicted in figure 4.26. Note that the resistance of the galvanometer is now Rg plus capital R इक्विवेलेंट टू आर। ठीक है, मतलब बहुत लार्ज हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो हमने एक लार्ज रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब ये क्या करेगा, कम करंट ड्रॉ करेगा और एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे देगा अक्रॉस दैट पॉइंट जहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सभी को पता है। ओके, नाउ द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर इज कैलिब्रेटेड टू रीड ऑफ द वोल्टेज वैल्यू विद इज वी डिफाइन द वोल्टेज सेंसिटिविटी एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या था, करंट पर यूनिट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ओके, तो कैसे आ जाएगा, देखो तो वहीं से फाई अपॉन आई क्या था, NAB अपॉन के। ठीक है, क्या कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड अपॉन में, है ना, आर से अपॉन में मल्टीप्लाई किया तो IR क्या हो जाएगा, V होता है, तो यहाँ से आ गया V। तो ये फॉर्मूला बना देगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का, NAB अपॉन के 1/R। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट दिया है, उसको देख लेते हैं कैसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। क्या नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज़ करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो देखते हैं बढ़ेगी कि नहीं, देखते हैं। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोट इज दैट इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, तो आंसर है नहीं बढ़ेगी। देखते कैसे, लेट अस टेक इक्वेशन विच प्रोवाइड अ मेजरमेंट ऑफ करंट सेंसिटिविटी, n बिकम्स 2n। ठीक है, तो अगर n क्या हो जाए, डबल हो जाए n, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, हमने देखा था ऊपर, है ना, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी अगर n 2 हो गया तो। ओके, लेकिन जब n 2 हो गया, नंबर ऑफ टर्न बढ़ गए, तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने पे बढ़ जाता है, डबल हो गया, तो नंबर देखो n 2 हो गया और ये R भी 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर बढ़ाने से चेंज नहीं हुई। ओके, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि करंट सेंसिटिविटी के बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। ओके ओके, नाउ लेकिन अगर क्या करें, और देखो एक और तरीका था जो यहाँ छूट गया था पॉइंट, एरिया बढ़ा के भी क्या कर सकते हैं हम, करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज फिर मास बढ़ जाएगा कॉइल का ना, तो एरिया बढ़ा के नहीं करते। मैंने के का तो बताया आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट या जो टॉर्सनल कांस्टेंट को कम करके ऐसा स्प्रिंग लेंगे जिसकी टॉर्सनल वैल्यू कम होगी। ओके, नाउ इसके बाद तो वही चीज़ एक्सप्लेन की है, अगर आर बढ़ाने पे एन बढ़ाने पे आर भी बढ़ जाएगी, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। ओके, सो इन जनरल द मॉडिफिकेशन नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर विल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नीडेड फॉर कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर ना। तो उसमें जो मॉडिफिकेशन है गैल्वेनोमीटर से अमीटर के लिए वो डिफरेंट होगा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए। ओके, ठीक है, तो ये था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं और वीडियोस बना सकूँ, बाकी चैप्टर भी कंप्लीट कर सकूँ। ओके, कोई मिस्टेक हुई एक्सप्लेनेशन में तो करेक्ट करना, कमेंट सेक्शन में बताना ताकि और लोगों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, कोई भी फीडबैक होगा तो प्लीज़ देना। ठीक है, तो थैंक यू।